अकाउंटेंसी पढ़ने वाले आप सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। चैप्टर 4 की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दोहरा लेखा प्रणाली और जनरल में लेखे के नियम। 2 हिस्सों में बटा है ये चैप्टर। सबसे पहले हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे। बिक्री एक विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदे में प्रत्येक प्राप्तकर्ता को मिलने वाले मूल्य से ऋणी यानी कि डेबिट और देने वाले को उसी मूल्य से धनी किया जाता है। इसी प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक धनी का ऋणी और प्रत्येक ऋणी का धनी होता है। अब इस परिभाषा को हम थोड़ा सा सुन लें और समझ भी लें। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की यानी कि व्यावसायिक लेन देनों के हिसाब को लिखने की एक विधि जिसको हम लेखांकन विधि बोलते हैं। लेखांकन की एक प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली। लेखांकन की प्रणाली यानी कि व्यावसायिक लेन देनों को रिकॉर्ड करने की प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली। इसके अंतर्गत जब भी कोई लेन देन होगा, प्रत्येक सौदे में कोई एक कुछ मूल्य पाने वाला होगा और कोई दूसरा वह मूल्य देने वाला होगा। पाने वाले को हम ऋणी यानी कि डेबिट कहते हैं और देने वाले को धनी यानी कि क्रेडिट कहते हैं। ठीक, इतना खाली जानिए कि पाने वाले को डेबिट कहते हैं और देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। डेबिट यानी कि ऋणी और क्रेडिट यानी कि धनी। और इस प्रणाली के अंतर्गत हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का एक डेबिट भी होगा। ये तो बात रही बिक्री नाम के विद्वान की। अब हम थोड़ा सा जानें कि भारत में या भारत के बाहर भी पूरी दुनिया में, अभी भारत की ही बात कर लेते हैं। भारत में बही खाता करने की कुल जमा 4 प्रणालियाँ हैं। वैसे तो और भी कुछ प्रणालियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रणालियाँ हैं। इसमें पहली है दोहरा लेखा प्रणाली, जो हमारे अध्ययन का विषय है। एक भारतीय बही खाता प्रणाली भी है, जिसे इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। एक गहरा लेखा प्रणाली यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम और कैश प्रणाली, इसमें केवल नकद लेन देनों को ही दर्ज किया जाता है। पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में अब दोहरा लेखा प्रणाली ही प्रचलन में है। ज़्यादातर व्यापारी इसी प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसीलिए इस अध्याय में हम दोहरा लेखा प्रणाली और उसके सिद्धांतों को ही जानेंगे। तो आइए इतिहास में चलते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत कब और कहाँ कैसे हुई, किसके द्वारा की गई। सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का आविष्कार किया इटली के ल्यूकस पैसियोली ने। स्पेलिंग देख लीजिए, ल्यूकस LUCAS पैसियोली। लूकस पैसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का आविष्कार किया कब? सन 1494। याद रखिएगा, 1494। इन सिद्धांतों का यानी कि 1494 याद रहेगा ना, 1494 बीच में 49 है, एक 4 इधर उधर, तो 1494 1494 1494 में ल्यूकस पैसियोली इटली के विद्वान थे। इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का आविष्कार किया। अच्छा, ये आविष्कार करने के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में ही दोहरा लेखा प्रणाली को समझाया गया था, द कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरस। ये इटालियन लैंग्वेज में लिखी गई किताब थी, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरस। ठीक है, इसके अंतर्गत 1494 में ल्यूकस पैसियोली ने, इटली के विद्वान ने, दोहरा लेखा प्रणाली का वर्णन किया। अपनी कुछ खास विशेषताओं के कारण यह प्रणाली धीरे धीरे सारे संसार में प्रचलित हो गई। समय समय पर ऑफकोर्स कुछ सुधार भी हुए, कुछ संशोधन भी हुए, पर अब इसका जो परिष्कृत रूप यानी इम्प्रूव्ड वर्जन हमारे सामने है, उसके अनुसार व्यापार के समस्त लेन देनों का पूर्ण और विधिवत लेखा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करने में सक्षम है। इसमें किसी भी समय व्यापार का लाभ, हानि, आर्थिक स्थिति आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रणाली का प्रारंभिक चलन पश्चिमी देशों में ही हुआ, अतः इसे हम पाश्चात्य बही खाता प्रणाली भी कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आपने पढ़ा ना, भारतीय बही खाता प्रणाली पहले चला करती थी, लेकिन बाद में पाश्चात्य बही खाता प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चूँकि बेहतर सिद्ध हुई और पूरी दुनिया में कंपैरिजन के पर्पज़ से एक प्रणाली की ज़रूरत भी थी। आपने पीछे पढ़ा ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कहते हैं कि एक ही प्रणाली से सारे के सारे व्यापारी अगर लेखा करेंगे तो ही उनमें तुलना संभव है। तो अब भारतवर्ष में भी यही पाश्चात्य बही खाता प्रणाली लागू है। वैसे भी अंग्रेज़ों का भारतवर्ष में लंबे समय तक शासन रहा, तो ये स्वाभाविक है कि भारत में पाश्चात्य बही खाता प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग
लागू होना बनता भी है। फिलहाल अधिकांश व्यापारियों द्वारा इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको कभी कभी व्यापारिक बही खाता प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो 3 नाम आपने जान लिए, दोहरा लेखा प्रणाली, पाश्चात्य बही खाता प्रणाली, व्यापारिक बही खाता प्रणाली। अंग्रेजी में क्रमशः इन्हें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वेस्टर्न अकाउंटिंग सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी कहा जाता है। अर्थ जान लेते हैं, क्या क्या अर्थ है दोहरा लेखा प्रणाली का। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली हिसाब किताब लिखने की समस्त प्रचलित प्रणालियों में सबसे सरल, सुविधाजनक और वैज्ञानिक, साथ ही साथ पॉपुलर लोकप्रिय प्रणाली है। इस प्रणाली का मुख्य आधार क्या है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होंगे या 2 रूप होंगे। ठीक, एक पक्ष आपने अभी जाना था पाने वाला, प्रत्येक लेन देन में 2 पक्ष होंगे, एक पक्ष होगा पाने वाला और दूसरा देने वाला। ठीक, प्रत्येक लेन देन के दोनों रूप जो हैं या दोनों जो पक्ष हैं उनका लेखा आपको अलग अलग करना होता है, और इस प्रकार प्रत्येक लेन देन का पुस्तकों में 2 स्थानों पर लिखा हो जाता है। यानी कि लेन देन एक है लेकिन 2 जगह पे उसको लिखा जाएगा। तो जब 2 स्थानों पर एक लेन देन का लिखा हो गया तो हमने इसका नाम दे दिया दोहरा लेखा प्रणाली। यानी एक ट्रांजैक्शन हुआ और उसमें 2 पक्ष हो गए शामिल, एक पाने वाला एक देने वाला। तो हमने 2 स्थानों पर उस एक लेन देन का लेखा किया, तो दोहरा लेखा करना हो गया ना, इसीलिए इसको दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल मत मानिएगा कि पुस्तकों में एक ही लेन देन को 2 बार लिखा जाए। जी नहीं, लेन देन एक है, एक ही बार ही लिखा जाएगा, लेकिन एक लेन देन 2 स्थानों पर लिखा जाएगा। तो इतनी तो बात शायद आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, फिर से वापस रिवाइंड करके वहाँ से फिर से सुनिए। आगे की बात हम करते हैं। प्रत्येक रूप या पक्ष का एक अलग अकाउंट, एक अलग खाता होगा जिसमें सिर्फ उसी से संबंधित लेखे किए जाएंगे। ठीक है, उसको हम उस जगह को, उस पक्ष का अकाउंट या खाता हम बोलेंगे। यानी कि उस डेबिट या क्रेडिट जो भी पक्ष है वह, उसको हम जहाँ पर उसी से संबंधित लेन देन लिखे जाएंगे उस पेज को हम खाता बोलेंगे। प्रत्येक लेन देन का प्रभाव 2 खातों पर पड़ेगा। ठीक है, उसका लेखा 2 खातों में अलग अलग करना भी अनिवार्य है, इसीलिए इसको हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते भी हैं। तो चूंकि एक ही खाता कभी पाने वाला हो जाता है और कभी वही खाता देने वाला भी हो जाता है, तो हम हर खाते के 2 भाग बना देते हैं। एक भाग उसमें पाने वाला और उसी का दूसरा भाग देने वाला। पाने वाले भाग को हम डेबिट या ऋणी पक्ष बोलते हैं और देने वाले भाग को क्रेडिट या धनी पक्ष कहते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन के लिए समान रकम एक खाते के डेबिट पक्ष में तथा दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक लेन देन में 2 खाते प्रभावित होंगे। एक खाते का डेबिट पक्ष प्रभावित होगा तो दूसरे खाते का क्रेडिट पक्ष प्रभावित होगा। यानी कि एक ही लेन देन है, एक खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे तो दूसरे खाते के जो उससे संबंधित है, उस ट्रांजैक्शन से जो संबंधित है, एक खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे तो दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। और इसी दोहरा लेखा प्रणाली, इसीलिए हम इसको दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं, क्योंकि एक लेन देन को 2 खातों में लिखा जाएगा, एक खाते के डेबिट में और दूसरे खाते के क्रेडिट में। कैसे लिखा जाएगा ये टेंशन मत लीजिए, ये आपको बताया जाएगा, पूरा फॉर्मेट कराया जाएगा कि कैसे होता है। अभी तो केवल इतना जानिए कि एक व्यावसायिक लेन देन होगा, वह कम से कम 2 खातों को प्रभावित करेगा। क्योंकि हर खाते में पाना और देना दोनों कभी भी हो सकता है हर व्यक्ति से संबंधित, तो उसके 2 हिस्से होंगे, एक तो पाने वाला हिस्सा, एक देने वाला हिस्सा। प्रत्येक व्यापारिक लेन देन पे जो 2 खाते प्रभावित होंगे उनमें से एक खाता अगर पाने वाला होगा तो उसके पाने वाले पक्ष में, और अगर दूसरा खाता देने वाला है तो उसके देने वाले पक्ष में हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो एक डेबिट को समतुल्य क्रेडिट की, यानी कि समतुल्य मतलब उसी मूल्य के क्रेडिट की, और एक क्रेडिट को समतुल्य डेबिट की आवश्यकता होती है। यानी लेखांकन करने के लिए, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखांकन करने के लिए आपको 2 खाते चाहिए होंगे, जिनमें से एक खाता को डेबिट करना होगा उसी रकम से और दूसरे खाते को उसी रकम से, उसी अमाउंट से क्रेडिट करना होगा। ये तो रहा इसका अर्थ। प्लीज़ इसे 2-3 बार पढ़िए और वीडियो को भी 2-3 बार रिपीट करके सुनिए। परिभाषाएं अगर हम बात करें तो आपको 2 परिभाषाएं याद करनी हैं। एक तो परिभाषा जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बिक्री की परिभाषा। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदे में प्राप्तकर्ता को
मिलने वाले मूल्य से डेबिट किया जाता है। प्राप्त करता है यानी पाने वाले को, रिसीवर को जो भी उसको मूल्य मिल रहा है, वो वस्तु हो सकती है, कोई सेवा हो सकती है, तो उसको जो भी वो पाने वाला है उसको मूल्य कुछ मिल रहा होगा, उसको आप डेबिट करेंगे। डेबिट कैसे करेंगे ये टेंशन मत लीजिए, बस खाली इतना जानिए कि प्राप्तकर्ता को डेबिट किया जाएगा और देने वाले को उसी मूल्य से क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि धनी किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, दिस इज़ नॉट योर टेंशन राइट नाउ। You are just supposed to understand this fact that under double entry system of accounting, you debit the receiver and credit the giver। पाने वाले को आप डेबिट कर देते हो और देने वाले को क्रेडिट कर देते हो। यही बिक्री ने कहा। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदे में प्राप्तकर्ता को मिलने वाले मूल्य से ऋणी कर दिया जाएगा और देने वाले को उसी मूल्य से धनी कर दिया जाएगा। तो इस प्रणाली के अनुसार बिक्री कहते हैं प्रत्येक ऋणी का धनी होता है और प्रत्येक धनी का ऋणी। ये सवाल 1 नंबर का बनता है। प्रत्येक ऋणी का धनी होता है और प्रत्येक धनी का ऋणी होता है, ये किसने कहा? उत्तर क्या आएगा पता है ना आपको? तो चलिए उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप समझ गए। ओके, दूसरी परिभाषा डॉक्टर के.एल. गर्ग की है। इनके अनुसार प्रत्येक लेन देनों को लिखने का वह वैज्ञानिक ढंग जिसके द्वारा प्रत्येक लेन देन का 2 खातों में लेखा किया जाता है, उस खाते में जो वस्तु, धन या सेवाएं वह प्राप्त करता है, और एक खाता तो वह होगा जिसमें वह व्यक्ति का खाता होगा जो वस्तु, धन या सेवाएं प्राप्त कर रहा होगा, और दूसरा वह खाता होगा जो वस्तु, धन या सेवाएं दे रहा होगा। यही पाने वाला, पहला पक्ष पाने वाला कहलाएगा। उसके पाने वाले पक्ष यानी कि डेबिट पक्ष में एंट्री करेंगे, और दूसरा पक्ष जो वस्तु, धन या सेवाएं दे रहा है वह दूसरा पक्ष धनी पक्ष कहलाएगा, उसके धनी पक्ष में एंट्री करेंगे। इसी को दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। तो ये 2 परिभाषाएं अच्छे से याद कर लीजिएगा और इन्हें लिख लीजिएगा। विलियम पिकल्स की भी परिभाषा है, वही बात है जो आपने ऊपर पढ़ी है। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है, एक भाग पाने वाला, दूसरा भाग देने वाला। अर्थात प्रत्येक लेन देन में एक खाता पाने वाला होगा और दूसरा खाता देने वाला होगा। पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी किया जाता है। विलियम पिकल्स की आसान परिभाषा है, इसे लिख लीजिए, और दूसरा आप बिक्री की परिभाषा लिख लीजिए। ये 2 परिभाषाएं लिख लीजिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। बाकी आप तीनों में से कोई 2 परिभाषाएं लिख सकते हैं। आइए विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो विशेषताएं कोई अलग नहीं हैं, जो परिभाषाएं और अर्थ आपने जाने हैं उन्हीं से निकली हुई ये विशेषताएं हैं। ध्यान से सुनिए। न्यायपूर्ण प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली अब तक की जितनी भी अकाउंटिंग प्रणालियां हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जस्टफुल है, न्यायपूर्ण प्रणाली है। प्रत्येक सौदा या लेन देन में 2 पक्ष प्रभावित होते हैं और प्रत्येक लेन देन के 2 रूप होते हैं। ठीक है, प्रत्येक लेन देन को दोनों पक्षों में आप लिखते हैं, तो यह प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दोनों तरफों का लेखा हो जाता है, दोनों पार्टीज़ का, एक पाने वाले का और दूसरा देने वाले का। तो ये जस्टफुल हो गया। दूसरी बात, 2 खाते प्रभावित होते हैं, ये बात तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं। एक कोई बेचने वाला होगा तो एक खरीदने वाला होगा, एक कोई देने वाला होगा तो दूसरा लेने वाला होगा। तो ये 2 खाते कम से कम प्रभावित हो रहे हैं। तीसरी बात, यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। वैज्ञानिक प्रणाली कैसे? 2 पक्ष व्यक्तिगत हों या अव्यक्तिगत हों, एक पक्ष व्यक्तिगत हो दूसरा अव्यक्तिगत हो, या दोनों ही पक्ष अव्यक्तिगत हों, आप इन दोनों का लेखा बड़े आसानी से इसमें कर पाते हैं। चौथी बात है निश्चित नियमों के आधार पर लेखा। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन को अकाउंटिंग बुक्स में लिखने के कुछ निश्चित नियम हैं। जैसे हर लेन देन पर एक खाते को ऋणी और दूसरे खाते को धनी किया जाएगा, लेकिन खाते को ऋणी और धनी करने का नियम, कुछ खास नियम है, उन्हीं के अनुसार किया जाएगा। ऐसे नहीं कि किसी को भी डेबिट या क्रेडिट कर दिया गया। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, और उन्हीं रूल्स के आधार पे आप डेबिट और क्रेडिट की प्रक्रिया पूरी करते हैं। 5वीं विशेषता, अंतिम विशेषता, अंक गणितीय शुद्धता का ज्ञान कराने में सहायक। आप हिसाब किताब व्यावसायिक लेन देनों का लिख रहे हैं, अगर उसमें कहीं पे जोड़ घटाने की कोई गलती हो गई तो दोहरा लेखा प्रणाली इतनी सिस्टमेटिक है कि यह स्वतः अगर कोई अंक गणितीय गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो वह उसे फाइंड आउट करने में मदद करती है। यानी कि प्रत्येक सौदे के एक पक्ष को ऋणी और दूसरे पक्ष को धनी करते हैं। किसी कारण से मान लिया गलत पक्ष में आपने ऋणी की जगह ऋणी करने वाले को धनी कर दिया, धनी को ऋणी कर दिया, तो बड़े आसानी से यह सिस्टम जो है तलपट तैयार करता है। तलपट एक इंस्ट्रूमेंट है, ट्रायल बैलेंस इसे बोलते हैं, और इसे बना करके आप
इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं। अगर गड़बड़ होगा तो तलपट बता देगा कि कहीं पे जोड़ घटाने की कोई गलती हुई है और आप उसे बड़े आसानी से फिर ढूंढ सकेंगे और सुधार सकेंगे। तो ये तो कुछ विशेषताएँ रहीं। आइए इसके कुछ लाभ भी जान लेते हैं। देखिए, यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है, तो जब भी आप कोई वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग करते हैं तो उसमें रूल ऑफ थंब लागू नहीं होता, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड लागू नहीं होता। प्रत्येक लेन के वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों पहलू होंगे, उनका पूरा और विधिवत लेखा आप इसमें कर पाते हैं, इसीलिए इसे वैज्ञानिक प्रणाली कहेंगे। अब बात आती है वैयक्तिक और अवैयक्तिक दो पहलू क्या होते हैं। देखिए, पर्सनल और इम्पर्सनल दो प्रकार के खाते होते हैं, यहाँ पर उन्हीं का जिक्र किया गया है। अभी इसे बहुत डिटेल में नहीं हम समझेंगे, क्योंकि खातों के प्रकार इसके ठीक बाद अगला टॉपिक है, जिसे हम PDF के माध्यम से अपने नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि बुक में जो बताया गया है वो थोड़ा सा लेंथी है, मैं उसे अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, तो उसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि प्रत्येक लेन देन के वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों एस्पेक्ट को इस प्रणाली में आप विधिवत लेखा करवाते हैं, इसीलिए यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। दूसरा, दोहरा लेखा प्रणाली महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती है। देनदार, लेनदार, क्रय विक्रय, विभिन्न मदों पर किए गए व्यय, व्यापार की संपत्तियां, इसके दायित्व, ये सारी सूचनाएं दोहरा लेखा प्रणाली से मिल जाती हैं, जो कि व्यापारी के लिए और बाहरी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोहरा लेखा प्रणाली सारी सूचनाएं उपलब्ध करा देती है, ये इसका लाभ है। दूसरा, अगर कहीं पे कोई मैथमेटिकल त्रुटि हो गई है तो भी तलपट के माध्यम से आपने ऊपर पढ़ा ही कि आप उस गणितीय अशुद्धता की जांच आसानी से कर ले जाते हैं। तुलनात्मक अध्ययन संभव, आप चाहें तो विभिन्न व्यापारिक वर्षों के खातों का और उनसे संबंधित आंकड़ों का आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, या आप किसी अन्य व्यवसाय के साथ भी अपने व्यवसाय की तुलनात्मक अध्ययन करके अपने लाभ को जांच सकते हैं और उसे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। खाते विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि निश्चित नियमों के आधार पर, परिष्कृत विधि के आधार पर जब आप दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेन देन को लिख रहे हैं, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनसे जो परिणाम आपको प्राप्त होते हैं, उन्हें विश्वसनीय माना जा सकता है। यानी कि शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि और वास्तविक आर्थिक स्थिति, जो कि संपत्तियों और दायित्वों की यथा स्थिति को जान करके ज्ञात किया जा सकता है, ये दोहरा लेखा प्रणाली में संभव हो पाता है। इसीलिए विश्वसनीय खातों का होना दोहरा लेखा प्रणाली का एक और लाभ है। कुछ और जो महत्वपूर्ण लाभ हैं उनमें आता है जालसाजी और गबन की संभावना कम। अगर गलती से या किसी व्यक्ति ने जानबूझ के डेबिट का क्रेडिट का डेबिट किया, या कोई लेखा नहीं किया, या कुछ भी ऐसा गबन किया है, तो आप आसानी से दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से उस गबन को या जालसाजी को, फ्रॉड को आसानी से पकड़ पाते हैं अंकेक्षण के दौरान। अंकेक्षण वो प्रक्रिया है जिसमें अकाउंटेंट जो लेखा करता है, एक बाहरी व्यक्ति जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया होता है ICAI से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से 6 साल का लगभग ये कोर्स हो जाता है। ये कोर्स करने के पश्चात आप किसी भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी कंपनी के जो व्यावसायिक लेखांकन होते हैं, व्यावसायिक जो हिसाब किताब की पुस्तकें होती हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। जब तक आप अपनी मोहर नहीं लगा के देंगे कि ये ठीक है, तब तक सरकार उन्हें ठीक नहीं मानेगी। तो ऐसे व्यक्ति को अंकेक्षक, ऑडिटर कहा जाता है, जिसने CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया है, और वह CA डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के जो नियम हैं उनके आधार पे, मानकों के आधार पे ये जान पाते हैं कि क्या इस बिज़नेस में कोई जलसाजी, कोई गबन तो नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो अपनी मोहर लगा देगा। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जालसाजी और गबन की संभावनाओं को भी कम कर देता है, ये एक इसका लाभ है। इसमें व्यावसायिक लेन देनों को चूँकि व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है, तो कम समय में और कम श्रम का उपयोग करते हुए ये काम आप व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब किताब रखने का पूरा कर पाते हैं। 8वां लाभ है प्रामाणिकता बनी रहना। खातों में होने वाली अशुद्धियाँ जो होती हैं उनको सही करने के लिए उनमें कोई कटिंग नहीं करनी पड़ती है। ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की खासियत है। बगैर कोई कटिंग किए आप गलतियों को सुधार कर लेते हैं। उसके लिए बाकायदा एरर्स, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़ की जाती हैं। नई एंट्रीज़ के ज़रिए आप पुरानी अशुद्धियों के प्रभाव को एकदम कम कर देते हैं, एकदम दूर कर देते हैं। ये दोहरा लेखा प्रणाली उपलब्ध कराती है। ये विधि प्रमाण के रूप में प्रस्तुति दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जो भी आप हिसाब किताब के लेखे करते हैं उन्हें आप बाकायदा कोर्ट में, न्यायालय में भी प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करा सकते हैं और किसी भी विवाद का निपटारा कर सकते हैं। यह प्रणाली लोचदार प्रणाली है।
यानी आवश्यकता के अनुसार छोटे या बड़े हर स्तर पर व्यापारी इसका उपयोग कर सकता है। छोटे स्तर पर जो व्यापारी होते हैं वह केवल जर्नल और लेजर बनाते हैं, जबकि बड़े स्तर के व्यापारी जर्नल का भी सब डिवीज़न कर लेते हैं और 8 पुस्तकें बना लेते हैं, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक वगैरह वगैरह 8 पुस्तकें पूरी हो जाती हैं। कहीं कहीं 9 पुस्तकें भी होती हैं, लेकिन जर्नल का ये सब डिवीज़न कहलाता है, जिसमें जर्नल में अलग अलग पुस्तकें बनाई जाती हैं। मैंने नाम लिए क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक वगैरह वगैरह, ऐसी 8 पुस्तकें ये केवल बड़े व्यापारी, बड़ी कंपनियां बनाती हैं। छोटे व्यापारी केवल जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो आपने देखा कि ये प्रणाली लोचदार है छोटे और बड़े हर स्तर के व्यापारी के लिए। ठीक है, तो अगर हम ये जानना चाहें कि दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार पुस्तपालन और लेखाकर्म यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के जो भी कार्य होते हैं उनके कितने हिस्से हैं, तो इसे हम कल के वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और बताइए कि ये अच्छा लगा। कुछ भी बुरा लगे तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे आपके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखने में, इनको मेंटेन करने में मदद मिले। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, उसे अगले वीडियो में ज़रूर दूर किया जाएगा। अगर संभव हुआ तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया जाएगा, नहीं संभव हुआ तो अगले वीडियो में आपकी हर उस शंका का समाधान पहले किया जाएगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें, सीखते रहें। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ साझा भी करें। गॉड ब्लेस।